सो आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, आरएनए वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक है। आरएनए वर्ल्ड हम बाद में स्टडी कर लेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आप देखो कि जब हमको सेल को डिवाइड करना होता है ना, तो अगर मानो कि सेल की डिवीजन है, तो सेल की डिवीजन के पहले हम न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं। क्यों हम न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल है। ठीक है ना। तो कंट्रोलर ऑफ द सेल मतलब क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू सेल की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल की जाती है। तो हम सेल डिवीजन करने से पहले ये सोचेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो, न्यूक्लियस डिवीजन होने के पहले हम ये सोचेंगे कि हमारा जो डीएनए कंटेंट है वो हमारा डबल हो जाए। तो डीएनए से डीएनए बना पाए हम, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये बात समझ में आ रही है क्या आप दोनों को? मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों करना जरूरी है, समझ में आया क्या? यस। यस सर। ओके। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, यूकैरियोट की बात चल रही है। ठीक है। यूकैरियोट्स में अगर हम देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारा यस फेज में होता है, जबकि अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए, मतलब बैक्टीरिया की अगर बात किया जाए, तो उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है जस्ट प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। जो बाइनरी फ्यूजन होता है, तो उसके जस्ट पहले उनका जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है वो डबल होता है। अभी डीएनए रेप्लिकेशन की जो मेथड है, उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो मेथड है, उस मेथड जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है। अभी सेमी कंजर्वेटिव नेचर मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि आपके पास ये वाला डीएनए है। ठीक है। तो ये डीएनए में बताओ मुझे कितने स्ट्रैंड है, बताओ। यस। टू फ्रेंड्स। टू स्ट्रैंड। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा पता है, डीएनए रेप्लिकेशन अगर मुझे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये दो स्ट्रैंड को सेपरेट करूंगा, ऐसे करके। तो दो स्ट्रैंड को सेपरेट करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अनवाइंडिंग। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे? अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग कहेंगे। ठीक है। तो अनवाइंडिंग होने के बाद ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हुए। अभी याद रखना है अच्छे से, ये जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, ये देखो, हम तो क्या करते हैं ना, पूरा डीएनए को ही सेपरेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, उस सेगमेंट को दो स्ट्रैंड में डिवाइड करते हैं, जिस सेगमेंट से हमको दो डीएनए बनाने हैं। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन ये जो दो स्ट्रैंड हमने सेपरेट किए हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा दो, आपको याद रखना है। जो दो स्ट्रैंड को हम बोलेंगे ओल्ड स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या नाम दिया है मैंने, बताओ। क्या दो क्या दो नाम आपको याद रखने, बताओ मुझे। यस। और स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। हाँ, वेरी गुड। तो मैं देखो, मैं ना आपको एक कष्ट दूंगा। क्या कष्ट दूंगा? मैं आपको बार बार बोलने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। ठीक है। इतना कष्ट मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बात करके 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 इस टॉपिक को समझें, ताकि वो चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाए और मुझे ये समझ में आ जाए कि आप दोनों को सही में समझ में आ रहा है। ठीक है। इस हिसाब से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने प्रश्न पूछा, आप एक कष्ट करना, वो जो बटन है ना वो माइक वाला, उस माइक को ऐसा टुचुक दबाओ, तो फिर वो खुल जाएगा, तो फिर आपका आवाज़ मुझे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तभी ये जो दो स्ट्रैंड हैं, इनको हम कहेंगे ओल्ड स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड के ऊपर हम क्या करने वाले पता है, न्यू स्ट्रैंड बनाने वाले। देखो, एक ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर हमने एक न्यू स्ट्रैंड बना दिया, दूसरे ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर हमने और एक नया स्ट्रैंड बना दिया। ठीक है। तो ये वाली जो सेकंड स्टेप वाली जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ठीक है, न्यू चेन हमने बना दी। अभी मुझे बताओ कि न्यू चेन बनाने के लिए हमने ओल्ड स्ट्रैंड का रेफरेंस लिया। जिस स्ट्रैंड का रेफरेंस लिया उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो, ओल्ड या फिर टेम्पलेट, टेम्पलेट का अर्थ क्या होता है,
हाँ ठीक है भाई, इसके आधार के ऊपर आपने कुछ बनाया, उसको टेम्पलेट कहता कहा जाता है। तो आप टेम्पलेट स्टैंड कहो, नहीं तो ओल्ड स्टैंड कहो। अभी आप मुझे बताना कि ये जो दोनों डीएनए बने हैं, सही से बताना, जो दो डीएनए बने अभी, स्टार्टिंग में एक डीएनए था, अभी दो डीएनए बने हैं। तो जो दो डीएनए बने हैं मुझे बताना, ये दोनों डीएनए में आधा डीएनए पहले वाले डीएनए का है या नहीं है, बताओ, है क्या नहीं? यस है सर। तो फिर देखो, आधा कंजर्व हो रहा है, जब भी हम डीएनए बना रहे हैं तो आधा पहले वाला, आधा डीएनए कंजर्व हो रहा है नेक्स्ट डीएनए में। इसलिए इस मेथड को हमने कहा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये मेथड समझ में आए कि आप दोनों को? यस और नो? यस सर। ओके। तो अभी आप देखो, यहाँ पे आगे जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हाइलाइट्स देने वाला हूँ, जो इस चैप्टर के आपको अलग अलग जगह में मिल जाएगी। वो जो हाइलाइट्स है वो आप देख लेना, ठीक है? तो सबसे पहले हाइलाइट ये है कि हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव है। कैसे है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो भाई इसकी जो आइडिया है, आयडियाचं सिम कार्ड नाही चालू इथं, एअरटेल जिओचं सिम कार्डची बात नहीं चालू है ना। आइडिया जी है ना, दिमाग की बत्ती किसकी जली थी, है ना, ये मेथड को डिस्कवर करने के लिए? ये दिमाग की बत्ती जलाई थी वैटसन एंड क्रिक लोगों ने, WC, वैटसन एंड क्रिक। वैटसन एंड क्रिक की बत्ती जल गई थी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो देखो, उसने कैसे कहा कि भाई ये जो मेथड है सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डीएनए जो होता है ना, डीएनए, ठीक है, डीएनए में आप देखो, ये स्ट्रैंड के ऊपर मानो कि एडेनाइन है, तो मुझे बताओ इसके पैरेलल जो स्ट्रैंड है वहां पे क्या होना चाहिए, बताओ? ग्वानाइन होना चाहिए, साइटोसिन होना चाहिए, थाइमिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आई मीन। यस, थाइमिन होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे, है ना, एडेनाइन जो है वो थाइमिन से पेयर कर रहा है, ग्वानाइन जो है वो साइटोसिन से पेयर कर रहा है। तो मतलब क्या है, नेचर कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑलरेडी बेस पेयर उनका फिक्स है, एडेनाइन थाइमिन, ग्वानाइन साइटोसिन, ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं। और हमको पता है दोनों जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल नेचर के हैं। तो इससे क्या होगा, मानो कि एक स्ट्रैंड का भी अगर हमको सीक्वेंस पता चल गया, ATGC, ATGC, मानो एक स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस अगर हमको पता चल गया, हम उसी स्ट्रैंड का आधार लेके दूसरे वाला स्ट्रैंड का पूरा स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रैंड अगर पता है तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या है, ऑटोमेटिकली हमको सब पता चल जाएगा। तो इस आधार से उन्होंने क्या किया था, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड का ये दिया था। तो एक तो होता है आइडिया देना, लेकिन दूसरा होता है उसको प्रैक्टिकली प्रूव करना। तो प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया? प्रैक्टिकली प्रूव किया था मेसलसन एंड स्टाल ने। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन मेथड सेमी कंजर्वेटिव, दिमाग की बत्ती किसने जलाई? मेटसन क्रिक ने। उसको प्रूव किसने किया? मेसलसन स्टॉल ने किया। तो अभी मेसलसन स्टॉल ने उसको प्रूव करने के लिए कौन से बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया? उस बैक्टीरिया का नाम था इकोलाई, है ना, इकोलाई बैक्टीरिया। तो जो इकोलाई बैक्टीरिया है, तो उसने भी क्या किए थे, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप यूज किए थे। तो उसको बोला जाता है N14 N15, N14 N15, ठीक है। तो देखो, इसलिए जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो चैप्टर पढ़ते समय आप क्या करो, एक आपके सामने एक ऐसा नोटबुक रखो, मस्त मस्त। उस नोटबुक में आप ना एक टॉपिक लिख लेना। वो टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो लिख लेना। जैसे कि अभी डीएनए रेप्लिकेशन वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसमें क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं ना, वो जरा से बस एक पेज में आप लिख लेना, ताकि आप कंपेयर कर सको। पूरे चैप्टर को ना ऐसे एक दो दो पेज में, मैक्स टू मैक्स 2 पेज में ऐसा कवर अप करो, नहीं क्या, ताकि वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्या डिफरेंस है समझ में आ जाए। एक पेज में सफिशिएंट होना चाहिए, एक पेज में सारी चीजें होनी चाहिए। और ऐसे करके आपके पास 32 पेजेस हो गए, तो 32 चैप्टर्स आपके कवर हो गए। तो 32 पेजेस ऐसे
मतलब ऐसा ओवरव्यू होना चाहिए पूरा ग्लांस में, नहीं कि ऊपर से कि भाई क्या क्या है, किधर किधर क्या क्या है। ऐसा रिवीजन आप कर सकते हो ना क्या, एग्जाम के पहले 2 दिन कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे कि मानो आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप तो फास्फोरस सल्फर के भी यूज किए थे, लेकिन वो किसके लिए थे? वो तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एज इक्विवोकल प्रूफ, अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस्क ने किया था। यहाँ पे नाइट्रोजन के आइसोटोप की बात चल रही है। समझ में आ रहा है आप दोनों को मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ सर। ओके। तो आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है। उन्होंने एक ये दोनों आइसोटोप जो है N14 N15, अभी नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का जो N14 वाला है वो थोड़ा सा लाइट आइसोटोप है। N15 जो है वो थोड़ा सा हेवी वाला आइसोटोप है। तो लाइट आइसोटोप को हेवी आइसोटोप के जस्ट मतलब, अरे भाई उनमें डिफरेंस ऑफ मास भी अगर देखा जाए तो थोड़ी ना ग्राम में नैनोग्राम में होने वाला है। हम्म? मुझे बताओ आप एटॉमिक मास किस में कैलकुलेट करते हो, जरा बताओ मुझे। हम्म? किस में कैलकुलेट करते हो आप एटम का अगर मास कैलकुलेट करना है आपको तो ग्राम में कैलकुलेट करते हो? एटॉमिक मास यूनिट ग्राम। हाँ हाँ। सो उसमें आप मेजर करते हो, ठीक है। सो बहुत स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ मेजरमेंट होता है। तो अभी देखो हमको N14 को N15 से अगर सेपरेट करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, N14 को N15 से अगर सेपरेट करना है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें N14 है और ऐसा कंपाउंड जिसमें N15 है, उनको बस अगर सेपरेट करना है तो हमको है ना नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमको चाहिए सीजियम क्लोराइड। उसका हम क्या करेंगे, डेंसिटी का ग्रेडियंट बनाएंगे और उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ताकि जो है N14 अपने लेवल पे चला जाए क्योंकि वो लाइट है, N15 अपने लेवल पे चला जाए क्योंकि वो हेवी है। तो लाइट आइसोटोप को हेवी आइसोटोप से सेपरेट करने के लिए हमें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट वाले सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक के हम यूज करते हैं। आगे ये वाला एक पार्ट था, ये वाला दूसरा पार्ट था, ये वाला तीसरा पार्ट है। देखो इस पार्ट के ऊपर डिस्कशन बस इतना ही था जितने हमने अभी तक कर लिया। इस पार्ट के ऊपर डिस्कशन जो है अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये वाला जो पार्ट है थर्ड वाला पार्ट, ये थर्ड वाले पार्ट के ऊपर जितना डिस्कशन करेंगे वो उतना ही डिस्कशन रहेगा। जैसे कि आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे कि मेसेल्सन एंड स्टाल ने इकोलाई के ऊपर काम किया, वैसे ही एक टेलर नाम का साइंटिस्ट है जिसने मतलब क्रोमोसोमल लेवल पे जाके स्टडी किया था, और वो एक प्लांट में स्टडी किया था। उस प्लांट का नाम था विसिया फाबा। ए, उस प्लांट का क्या नाम था बताओ? विसिया फाबा। हाँ विसिया फाबा। और फिर उसने कौन सा काइंड ऑफ मटेरियल यूज किया था उसके लिए, बताओ? रेडियो एक्टिव थाइमिडिन उसने यूज किया था, ठीक है। रेडियो एक्टिव थाइमिडिन जो है, थाइमिडिन आपको पता है क्या होता है? थाइमिडिन बताओ। थाइमिन, नाइट्रोजन बेस, उसके साथ आपने क्या किया, शुगर ऐड किया, बराबर है। और फिर जो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप क्या कहते हो? थाइमिडिन कहते हो। बात समझ में आई आप लोगों को? यस। यस सर। हाँ। तो अभी हम क्या करते हैं, इस मेथड को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख लेना। नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन को हम यूज नहीं करते क्योंकि वो इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो सेपरेट करने के लिए हमको सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। जो सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है, उसको अगर घुमाएंगे तो फिर उसमें क्या हो सकता है, ये उस सॉल्यूशन में N14 और N15 सेपरेट हो सकता है। उसका ग्रेडियंट तैयार हो सकता है, N14 का और N15 का अलग अलग ग्रेडियंट तैयार हो सकता है। अगर मानो कि दूसरा अगर मीडियम अगर यूज करें तो दूसरे मीडियम में ये ज़्यादा सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमको कुछ ऐसा सीजियम क्लोराइड की ऐसी डेंसिटी चाहिए जो डेंसिटी
लगभग नाइट्रोजन के नॉर्मल एटॉमिक मास से मिलती जुलती हो, ऐसे। तो फिर उसमें क्या हो सकता है, उसमें फिर N14 N15 सेपरेट हो सकता है, ऐसा करके। तो मिलती जुलती डेंसिटी चाहिए, और जिसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ तो ये दोनों सेपरेट हो सके, इसलिए हमको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज करना होता है। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, जरा आप देख लेना। तो देखो कि अगर मानो कि मेरे पास, ठीक है, अगर मानो मेरे पास एक कोलाई बैक्टीरिया है, ऐसा एक कोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया में आपको पता है कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए होता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना आपका, तो वो क्या होगा, आपको पता है कि आफ्टर एवरी 18 मिनट, ये वैल्यू याद रखना, 18 मिनट में ये जो इकोलाई होता है ना, इकोलाई, उस इकोलाई का डीएनए रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है, इसी डीएनए से आप देखोगे कि दूसरा अलग डीएनए बन के तैयार होगा, ऐसे ऐसे अलग डीएनए बन के तैयार होगा, ऐसे करके। और 2 मिनट में, मतलब टोटल 20 मिनट में, फिर दो सेल तैयार हो जाती है, दो सेल तैयार हो जाती है, दो सेल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो फिर ऐसा होता है कि एक स्ट्रैंड ओल्ड वाला रहता है, ठीक है, एक स्ट्रैंड ओल्ड वाला रहता है, और दूसरा नया वाला स्ट्रैंड जो रहता है वो नया बनता है, ऐसा ऐसा नया बनता है स्ट्रैंड, ठीक है। एक सेल में देखो, मुझे बताओ, 20 मिनट में, है ना, अब दोनों से प्रश्न है, चाहिए तो आप माइक कंटिन्यूअसली ऑन रखो, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं। आजू बाजू का कुछ भी सुनाई दिया तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको, है ना, काइंड ऑफ समझना है चीजों को। तो मुझे बताओ कि 20 मिनट में एक बैक्टीरिया के कितने बैक्टीरिया तैयार हो गए, वो बताओ, कितने हो गए तैयार। 1 से 2 बने। दो बन गए, ठीक है। अगर मैं और अगर 20 मिनट रुका, और अगर मैं 20 मिनट रुका, तो दो से कितने हो जाएंगे बताओ। 4। वेरी गुड, हाँ। तो अभी मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया क्या कि पहले एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, तो 18 मिनट में और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, जो कि ओल्ड रेफरेंस के ऊपर आधारित था। और फिर मैंने आपको बताया कैसे हुआ ये सारी चीजें। एक स्टैंड, ठीक है, उसके आधार पे एक काला वाला बन गया, दूसरे लाल के ऊपर दूसरा काला वाला बन गया, फिर लाल काला इसमें चला गया, फिर लाल काला इसमें चला गया। हम्म, तो मतलब ओल्ड स्ट्रैंड के साथ एक न्यू स्ट्रैंड बना, वो नए बैक्टीरिया में चला गया, और एक ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर और एक न्यू स्ट्रैंड बना, वो अलग बैक्टीरिया में चला गया। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। यस। हाँ सर। ओके, तेजोल समजलं का तुला। हो सर। ओके। ओके, तो अभी आप क्या करो, अब ये देख लो, हाँ, सारी चीजें आराम से देख लेना, ठीक है। ये देख लो कि अभी आप ये समझ लेना कि हमने क्या किया था, ऐसा बैक्टीरिया लिया था, ठीक है, जिस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए बन रहा है, वो डीएनए के जो स्ट्रैंड है, देखो डीएनए, अभी आपको पता है कि डीएनए है, तो डीएनए के अंदर आपको पता है डीएनए मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है नाइट्रोजन बेस रहेंगे, और नाइट्रोजन बेस में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। यस और नो, नाइट्रोजन बेस में क्या रहता है बताओ, नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है। यस सर। हाँ। तो अभी मैंने क्या किया पता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले आप याद रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी बायोलॉजी में जितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, वो सारे पहले मैंने किए थे। मैंने फिर बाद में मेरे स्टूडेंट को पढ़ाए, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं। तो फिर उन्होंने अपने अपने नाम डाल दिए उसमें, मिचेल्सन स्टाल वगैरह। क्योंकि एक्चुअली लीडर वही होता है ना, जो
ये देखे कि उसके जो सबऑर्डिनेट है वो प्रगति करे, उनका गुणगान हो। इसलिए आप देखोगे कि मेरा नाम इस पूरे बायोलॉजी में कहीं पे नहीं है, लेकिन है कि नहीं? आपको समझ में आया ना? वो सारी चीज समझ में आया कि आप दोनों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ सर। तो इसी हिसाब से फिर मैंने क्या किया ना, वो जो ई कॉलाई था ना, उसको मैंने क्या किया, ऐसे कल्चर प्लेट में, ऐसे डिश में डाल दिया, जिस डिश में ऐसे अमीनो एसिड थे जिसमें सब सारा का सारा नाइट्रोजन हमारा रेडियो एक्टिव वाला था, N15 वाला था, N15 वाला, N15। तो इसलिए क्या हुआ ना, वो इकोलाई बैक्टीरिया के इतने सारे जनरेशन हो गए, 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 जनरेशन हो गए। तो अभी जो इकोलाई का जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजन बेस था, सब में N15 थे, सब में N15 थे। तो N15 वाला जो नाइट्रोजन बेस जो है, वो नेचुरली उस इकोलाई में कभी नहीं होता है, लेकिन हमने ऐसा इकोलाया बनाया जिसके डीएनए में ऐसे वाले नाइट्रोजन बेस के स्ट्रैंड तैयार थे, ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड तैयार थे, ऐसे हमने बनाए। तो फिर बाद में मैंने क्या किया ना, बाद में मैंने क्या किया, उसी इकोलाई को उठा के ऐसे कल्चर मीडियम में डाला, जिस कल्चर मीडियम में सारा जो अमीनो एसिड थे, सारे जो नाइट्रोजन्स थे, वो सारे N14 वाले थे, N14 वाले, N14 वाले, N14 वाले। तो इसलिए हुआ क्या ना, जब ये वाला एक जो बैक्टीरिया था, जब उसने डिवीजन किया, जब उसने डिवीजन किया मतलब जब दो बैक्टीरिया तैयार हो गए, तो हुआ क्या, ओल्ड वाला जो था N15 वाला एक आ गया, न्यू वाला N14 बना। क्यों न्यू वाला N14 बन गया? क्योंकि मैंने सॉल्यूशन कौन सा लिया था, N14 वाला लिया था, सारे नाइट्रोजन 14 वाला मैंने कल्चर दिया था उसको। तो उसको कोई ऑप्शन था ही नहीं, उसको जो नाइट्रोजन मिलने वाला था नया स्ट्रैंड मिलने के लिए, बनाने के लिए, वो तो N14 वाला ही था, क्योंकि मैंने सारा कल्चर N14 का ही उसको प्रोवाइड किया था। ये बात समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको इतना प्रेम से जो कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अभी N14 N15 ऐसे करके दो बैक्टीरिया बने, तो और मैंने क्या किया, 20 मिनट रुका, मतलब टोटल 40 मिनट। तो हुआ क्या, दो के चार बन गए, दो के चार बन गए, दो के चार बन गए, ऐसे चार बैक्टीरिया बन गए। तो देखो, ये इसका देखो, इसका भी स्टैंड सेपरेट होगा, इसका स्टैंड सेपरेट होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हुआ, ये वाला नया वाला N14 वाला बन गया। देखो, N14 के स्टैंड के ऊपर N14 वाला बन गया, और N15 के स्टैंड के ऊपर N14 बन गया फिर से। और ये वाला N15 था, उस N15 पे भी N14 बन गया। ये वाला जो N14 था, उसमें भी N14 बन गया। तो मतलब आप देख सकते हो कि अभी N14 वाले स्टैंड बन रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, N14 वाले स्टैंड क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारा कल्चर मीडियम कौन सा था, N14 वाला था। ये बात समझ में आई कि आप दोनों को? बताओ मुझे। यस। हाँ सर। तो अभी ना, एक्चुअली उसने क्या किया ना, देखो, ये तो हमने देख लिया थेरोटिकली ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसने क्या किया, उसको देखने के लिए टेस्ट ट्यूब था। उसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पहले जो बैक्टीरिया है उसको डाल दिया। तो फिर उसने देखा कि एक बैंड तैयार होता है सबसे नीचे। तो उसने क्या किया, फिर दो बैक्टीरिया को देखा, फिर उसको उसने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो फिर उसने देखा कि अभी जो बैंड है वो नीचे नहीं तैयार हो रहा है, वो बीच में तैयार हो रहा है, हाइब्रिड। और फिर उसने क्या किया, थर्ड जनरेशन में देखा तो दो बैंड तैयार हो गए, एक ऊपर और एक बीच में। तो उसने फिर से क्या किया, थर्ड जनरेशन में देखा, फिर से एक ऊपर बैंड तैयार हो रहा है, एक नीचे बैंड तैयार हो रहा है, लेकिन अभी ऊपर का जो बैंड था वो थोड़ा सा बड़ा वाला था करके, बड़ा वाला बैंड था। तो फिर उसने बताया कि नीचे जो थे वो हेवी वाले बैक्टीरिया के डीएनए वाले थे, बीच में ना मीडियम वाले या फिर हाइब्रिड डीएनए वाले बैक्टीरिया के थे, और ऊपर जो थे वो लाइट डीएनए वाले बैक्टीरिया थे। तो आप यहाँ पे देखो जरा, ठीक है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अगर हमने देखा कि पहले जनरेशन में टोटल डीएनए एक था, N14 वाले कुछ नहीं थे, N15 वाले कुछ नहीं थे, N15 वाले थे, तब एक बैंड बन गया। अभी N15 वाले दो बैंड बन गए, सॉरी, दो वाले हमारे पास डीएनए थे, तो बीच में एक बैंड बन गया, लेकिन ऊपर भी कुछ नहीं बना, नीचे भी कुछ नहीं बना। वैसे ही, वैसे ही आप देखो कि जब यहाँ पे चार डीएनए थे,
तो आप देखो कि N14 वाले दो थे, N15 वाले दो थे, तो ऊपर एक बैंड बना, नीचे एक बैंड बना। तो ऐसे बैंड बनते हैं, उस बैंड का उसने स्टडी किया, फिर वो स्टडी करने के बाद वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब डीएनए का जो रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब नया N14 वाला इनकॉर्पोरेट होता है, N14 वाला इनकॉर्पोरेट होता है। तो ऐसा उसने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ सर। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर कभी अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। अगर मानो एक इकोलाई सेल है ना, जो लाइट डीएनए से उसको ग्रो किया था कल्चर मीडियम में, है ना, अलो टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम containing heavy isotope of nitrogen. After growth of 60 minutes, find out how many percentage of light, hybrid and heavy DNA respectively will be there. ठीक है। तो देखो लाइट डीएनए मतलब मैंने बोला ऐसा डीएनए जिसमें नाइट्रोजन N14 वाला हो। तो अभी उसको किस में ग्रो किया गया है, देखो उसको, है ना, उसको ऐसा अमोनियम क्लोराइड के कल्चर प्लेट में डाला है जैसे जिस अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन है वो 15 वाला है, हेवी आइसोटोप वाला है, हेवी आइसोटोप वाला नाइट्रोजन है। तो डालने के बाद फिर क्या होगा, नया स्ट्रैंड तो N15 वाला ही बनेगा, नया स्ट्रैंड N15 वाला ही बनेगा। और फिर अगर हम 40 मिनट रुके तो ये जितने भी स्टैंड थे 1 2 3 4, ये सारे स्टैंड सेपरेट होंगे। जैसे देखो आप N14 वाले दो है, N15 वाले दो है। तो आप देखो N15 वाले दो, N14 वाले दो, अगर देखें तो आप देखो कि हर एक के साथ N15 आ चुका है। तो 60 मिनट के बाद बोला है, 60 मिनट के बाद क्या होता है ना, 60 मिनट के बाद देखो N14 और N14 वाले, आप देखो कि एक भी नहीं बचेगा। N14 के साथ N15 आएगा, लेकिन ऐसे बस दो ही हो गए। और N15 वाले ऐसे टोटल 6 हो गए। तो उन्होंने पूछा है प्रश्न कि टोटल लाइट वाले कितने होंगे, हाइब्रिड वाले कितने होंगे, हेवी वाले कितने होंगे। तो लाइट वाले कुछ नहीं होंगे बच्चे लोग, हाइब्रिड वाले कितने होंगे। देखो टोटल कितने डीएनए बनते हैं, देखो 20 मिनट में दो बनते हैं, 40 मिनट में चार बनते हैं, 60 मिनट में कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो दो, 2 आउट ऑफ 8 के हाइब्रिड वाले रहेंगे, 6 आउट ऑफ 8 हेवी वाले रहेंगे। ऐसे करके 25%, 75% ये क्या रहेगा उनका कैलकुलेशन, ऐसा रहेगा। अभी इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या मुझे बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़ लेना, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ रहा है क्या आप दोनों को? हाँ सर। Okay. तो अभी ये वाला एक क्वेश्चन देख रहे हो, इसको एक बार पढ़ लो फटाफट। इकोलाई की सेल है, हाइब्रिड डीएनए स्टार्टिंग में ही देखो हाइब्रिड N14 N15, वे उसको किस में ग्रो किया, लाइट में ग्रो किया। लाइट मतलब अभी देखो N15 देखो सॉरी N14 जो थे उसको लाइट में ग्रो किया, तो फिर दोनों स्टैंड में N14 आ गए। तो कितने मिनट रुकना है, सेकंड जनरेशन तक रुकना है। देखो सेकंड जनरेशन तक रुक गए। सेकंड जनरेशन के बाद पूछा है लाइट हाइब्रिड हेवी कितने होंगे। तो लाइट देखो, लाइट हमारे टोटल 3 रहेंगे, हाइब्रिड टोटल 1 रहेगा, हेवी 0 रहेंगे। तो ऐसा परसेंटेज कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। यस सर। तो अभी फिर से मिलते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन की एक्चुअल प्रोसेस को स्टडी करने हैं हमको। तो अभी इसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन की एक्चुअल प्रोसेस को स्टडी करेंगे।
मैं आपको फिर से एक लिंक भेजता हूँ, उसमें आप ज्वाइन करना। ठीक है।